देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आप सबको सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग मंगलमय होंगे और आप लोगों का जो आज का समय है उस समय को, शेष समय को आप लोग विशेष समझ करके परीक्षा की तैयारी में आप लोग मग्न होंगे। अगले वर्ष आपकी परीक्षा है और अगले वर्ष आने में कितना समय शेष है आप गणित विषय 10वीं कक्षा में अवश्य पढ़े होंगे। आप इस बात का मूल्यांकन कर लीजिए कि आपके पास कितना समय शेष है। जो समय शेष है उस शेष समय को यदि आप विशेष नहीं समझते हैं तो यकीन मानिए परीक्षा आपका बेहतर नहीं जाएगा। और वहीं शेष समय को विशेष समझ करके यदि आप लोग अपनी तैयारी को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी। देखिए, अभी अप्रैल माह है, अप्रैल माह समाप्त होगी। जनवरी आया था ना 2024 का, जनवरी आया गया ना, फरवरी आया गया ना, मार्च आया गया ना, वैसे ही अप्रैल भी आया था, यह भी जाने वाला है। मई आएगा, मई भी जाएगा। ऐसा करते करते हर महीना आपके हाथों से जुदा होता हुआ चला जाएगा और एक दिन आएगी परीक्षा की घड़ी, परीक्षा वाला वो महीना जिस महीने तिथि आपकी जारी हो जाएगी कि आप फलाने तारीख को आपकी परीक्षा है और फलाने तारीख की सुबह आपको जाना है परीक्षा देने के लिए। और उस दिन यदि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं रहेगी तो आपको भीतर से घबराहट महसूस होगी और आपको लगेगा कि आप तनाव की नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। तो ऐसा करना न पड़े, ऐसा आपको उस वक्त हड़बड़ाहट महसूस न हो, आपको घबराहट महसूस न हो, आपको तनिक भी तनाव का एहसास न हो। इसलिए आज से सही ढंग से पढ़िए। जो भी शेष समय है उसे विशेष समझिए, माता पिता के संघर्ष को समझिए, अपने मम्मी के संघर्ष को समझिए कि आपकी माँ किस प्रकार आपकी सेवा में तत्पर रहती है। पूरे दिन की 24 घंटे आपकी सेवा में सदा तत्पर रहती है। आप सब भविष्य में एक ऊंची सफलता अर्जित कीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से आप तमाम विद्यार्थियों के लिए हर दिन करता हूँ, चाहे वो प्रातःकाल कोचिंग में पूजन करने के वक्त में हो अथवा दिन में जब भी फुर्सत का जो पल होता है जिसमें कि मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ, ईश्वर की प्रार्थना मन ही मन करता हूँ, तो उस वक्त मेरी प्रार्थना में आप सब की शुभ प्रार्थना भी सम्मिलित होती है। क्योंकि मैं आपको अपने परिवार से अलग नहीं समझता हूँ। आप मुझे जो समझते हो मगर आप मेरे लिए अनमोल संपत्ति हैं। इसलिए क्योंकि आप देश के भविष्य हैं, यदि कल की तारीख में यदि आप भी कुछ बेहतर करते हैं तो इसमें मेरी भी खुशी होगी और मेरी भी सफलता मैं मानूंगा कि मैं भी सफल हो गया। आप सब भविष्य में ऊंची सफलता अर्जित कीजिए। माँ सरस्वती भगवती आप सब के जीवन को बेहतर बनाए, यही मंगल प्रार्थना माँ सरस्वती भगवती से आप सबके लिए करता हूँ। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं के साथ एक बार पुनः 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय के एक और कविता खंड के चैप्टर को लेकर के आपके बीच में मौजूद हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसको कि लिखा है विनोद कुमार शुक्ल ने, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल साहित्य जगत के एक ऐसे अनमोल तारे जिनकी प्रशंसा हेतु कहे गए शब्द शायद बौने प्रतीत होंगे। उनके विषय में जितने भी शब्दों में उनकी प्रशंसा व्यक्त की जाए शायद वह कम प्रतीत होंगे। ऐसे थे विनोद कुमार शुक्ल। खैर, थे नहीं कह सकते हैं उनके नामों में, क्योंकि जो साहित्यकार होते हैं वो नहीं रहते हैं, बावजूद इसके वो हमारे हृदय में जीवित रहते हैं। कुछ ऐसे ही छवि है विनोद कुमार शुक्ल की। प्यारे नन्हे बेटे को एक ऐसी कविता है जिस कविता की प्रशंसा हेतु जितने शब्द कहे जाएं वो शायद कम होंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता का शीर्षक है, मगर इस कविता के शीर्षक से यह पता चलता है और इसमें विनोद कुमार शुक्ल जो हैं सो अपनी बिटिया से प्रश्न कुछ कर रहे हैं और कविता का शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को है। आप सोचेंगे कि कवि ने बिटिया से सवाल किया, प्यारे नन्हे बेटे को कविता का शीर्षक क्यों दिया? तो ऐसा विनोद कुमार शुक्ल ने, आप यदि मेरा व्यक्तिगत मत समझते हैं और यदि आप सारांश की इसकी बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप ये जान पाएंगे
कि विनोद कुमार शुक्ल जो हैं वह घर की जो बेटी होती है, अधिकांश घरों में आप लोग देखते होंगे जिस घरों में बेटी को अधिक मान्यता प्राप्त होती है, बेटी को अधिक दुलार से पुकारा जाता है, तो उसके जो पिता होते हैं, बेटी के जो पिता होते हैं, वो अपनी बिटिया को बेटा कह करके पुकारते हैं। तो इस कविता का शीर्षक इस बात को प्रस्तुत करता है कहीं न कहीं कि इस कविता का शीर्षक जो विनोद कुमार शुक्ल जो कवि जो हैं, इस कविता के जो कवि जो हैं, वह अपनी बेटी से अतिशय प्रेम करते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने इस कविता का शीर्षक प्यारे नन्हे बेटे को कविता रखा है। अब इस कविता में बताया क्या गया है, इस बात को हम लोग जानते हैं। इस कविता में यह कविता जो है सो बातचीत की शैली में लिखी गई कविता है, वार्तालाप की शैली में लिखी गई यह कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि लोहा हमारे इर्द गिर्द में मौजूद होती है। लोहे की पहचान कवि जो है सो करने के लिए कहते हैं, अपनी बिटिया से पूछते हैं कि बिटिया बताओ कि तुम लोहा कहाँ कहाँ पर है। बिटिया की बुद्धि, बिटिया की आँखें जहाँ तक की दूरी को तय कर पाती है वह पहचानती है। फिर कवि जो हैं वह स्वयं भी बताते हैं, फिर उनकी माँ भी बताती है, उनकी पत्नी जो हैं वो भी बताती हैं कि कहाँ कहाँ पर लोहा है। बिटिया को लोहा का पहचान करवाया जाता है। फिर पिता समझाते हैं कि न केवल सामान में बल्कि हर एक वस्तु में और हर एक वो स्त्री जो कि दबी सताई हुई है, हर वो मेहनतकश आदमी जो कि संघर्ष की भट्टी में रोज़ खुद को तपाता है और घर के जीविकोपार्जन से संबंधित सामानों का उपार्जन करता है, वह व्यक्ति भी लोहे के समान मजबूत और उपयोगिता का प्रतीक है। तो इन्हीं बातों को इस कविता में बताया गया है। अब हम लोग इस कविता से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोगों से हर बार यह आग्रह करता हूं कि आप लोग क्या कीजिए, तो आप लोग एक नोटबुक लीजिए और नोटबुक में जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं जो कि लिखा हुआ आएगा अभी कुछ पलों के पश्चात, उन प्रश्नों को आप लोग एक कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने के पश्चात वीडियो डाइंड होता है, उन प्रश्नों को हल कीजिए। अब यह बात रोज़ मैं बताता हूँ, अब करते आप कितना हैं यह तो आप जानेंगे, मगर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हूँ। कभी कभी क्लास के दौरान कुछ एक मेरे शैक्षणिक संस्थान के 12वीं कक्षा के अत्यंत मेधावी मेरे छोटे भाई मेरी बहनें हैं जो कि बार बार समझाता हूँ, उसके बावजूद नहीं समझती हैं, तो कभी कभी मन अत्यंत क्रोधित हो जाता है। मगर क्रोध की अवस्था में उन बच्चों पर प्रहार करके छड़ी से मैं अपनी बहादुरी नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं कुछ दिनों के लिए उन बच्चों को कुछ कहना ही छोड़ देता हूँ। जब मन अत्यंत दुखी होता है तब ऐसी बातें करनी पड़ती है। खैर, मेरे दुखी रहने से उन बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे एक शिक्षक जब एक विद्यार्थी को जब कुछ कहना छोड़ दे, कुछ समझाना छोड़ दे, तो यह भरोसा कीजिए उस विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी सज़ा होती है। मगर आज के परिवेश में जिस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं उनके लिए शिक्षक की भावना की कद्र करना उनके लिए मायने नहीं रखता है। खैर, इसमें उनकी भी थोड़ी मोड़ी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चे भविष्य से अनजान होते हैं और शिक्षक जो होते हैं वो भविष्य से वो जाने पहचाने होते हैं। शिक्षक जानते हैं कि यदि विद्यार्थी आज नहीं पढ़ेंगे तो कल की तारीख में उनका परीक्षा अच्छा नहीं जाएगा। मगर इस बात से बेखबर प्यारे बच्चे, आप यदि वीडियो सेशन को देख रहे हैं तो यकीन आप एक बात ध्यान में रखिए, आपके शिक्षक आपको जो कुछ कह रहे हैं वो आपके हित के लिए कह रहे हैं। आप शिक्षक के विषय में यदि गलत विचारधारा रख रहे हैं कि शिक्षक आपको डांटते हैं, शिक्षक बेवजह की आपको सुनाते रहते हैं, तो यह आपका गलत विचार है। इस विचार को अपने मन से निकाल करके अच्छे विचारों को सोचिए। उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। शिक्षक आपका अशुभ नहीं चाहते हैं, आपके पिताश्री आपका अशुभ नहीं चाहते हैं। मेरे पिताश्री फोटो में सम्मिलित हैं, आज मेरी आंखों के सामने में नहीं हैं। इस बात की कमी मुझे हर दिन खलती है, मगर मैं महसूस करता हूं कि मेरे पिताजी मेरी आंखों के सामने में हैं। अगर यदि आज सौदेह यदि हमारे बीच में होते तो वो मुझे परामर्श देते, सुझाव देते, मैं उनके परामर्श, मैं उनके सुझाव को कहीं न कहीं सिरोधार्य मानता और मैं उनकी बातों को मानता, मगर आज हमारे बीच में वो नहीं है। इस बात की कमी हमें खलती है। आपके पिता यदि आपके पास हैं और आपको समझाते हैं तो यह आपका सौभाग्य है। आपकी माँ यदि आपको समझाती है, यह आपका सौभाग्य है।
अब इस कविता से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उन प्रश्नों की ओर हम लोग चलते हैं। ये बातें थोड़ी इसलिए मैं कह दिया करता हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझें कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। भाषण देने के उद्देश्य से और वीडियो को लंबा करके अपने वॉच टाइम को बढ़ाने के उद्देश्य से ये बातें आपको नहीं कही जाती है। इस पाठ से प्रथम प्रश्न है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है। लिखेंगे, बिटिया से सवाल किया गया है कि बिटिया बताओ कि लोहा कहाँ कहाँ है, अर्थात बिटिया से लोहा कहाँ कहाँ पर है इसकी पहचान करने के लिए एक प्रश्न उसके सामने में रखा गया है कि बिटिया तुम पहचानो कि लोहा कहाँ कहाँ है। इसके पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से कि बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। तो लिखेंगे, बिटिया लोहे की पहचान चिमटा में, सिंगड़ी में, सेफ्टी पिन में, साइकिल में, इन चीज़ों में बिटिया जो है सो लोहे की पहचान कर पाती है। तो बिटिया कहाँ कहाँ लोहे की पहचान कर पाती है वह हम लोग लिख देंगे। इसके पश्चात अगला यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो लिखेंगे, लोहा शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है और लोहा की खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि लोहा उपयोगिता का एक अनमोल साधन है, लोहा मजबूती का प्रतीक है, इसलिए लोहे की खोज की जा रही है। और लोहे की खोज करके कवि जो हैं वह अपनी बिटिया की ज्ञान की चक्षु को भी बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी बिटिया को बताना चाहते हैं कि न केवल लोहा जो वस्तुओं में लोहे की उपस्थिति होती है बल्कि हर एक व्यक्ति जो कि अत्यंत संघर्ष करता है वह भी लोहा है। हर एक वो औरत जो कि दबी सताई हुई है, बोझ उठाती है, अपने परिवार का भरण पोषण करती है, उसके अंदर भी लोहा है। तो इन कारणों से लोहे की खोज की जा रही है। इसके पश्चात अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस घटना से उस घटना तक यहाँ किन घटनाओं की चर्चा है। लिखेंगे, इस घटना से उस घटना तक यहाँ उन घटनाओं का जिक्र है कि कवि ये बताते हैं प्रथमतः तो वो अपने आसपास लोहे की पहचान करवाते हैं। उसके पश्चात कवि व्यक्तियों के अंदर सम्मिलित लोहे की पहचान करवा करके व्यक्ति बताना चाहते हैं कि हर वो मेहनत करने वाला आदमी भी लोहा है। अर्थात कवि सामान्य वस्तु से इंसान के अंदर के संघर्ष को भी बताने का बिटिया को प्रयास करते हैं ताकि बिटिया का ज्ञान, कौशल, बुद्धि, विवेक अभी से मजबूत हो और वह ये पहचान पाए कि मेहनत करना ज़रूरी है और जो जितना ज़्यादा संघर्ष करता है वह उतना ज़्यादा उपयोगी माना जाता है और उसकी इज्जत, उसकी ख्याति उतनी अधिक होती है। इसलिए यहाँ पर इस घटना से उस घटना तक का जिक्र किया गया है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कविता में लोहे की पहचान अपने आसपास में की गई है। बिटिया, कवि और उसकी पत्नी जिन रूपों में इसकी पहचान करती है यह आपके मन पर क्या प्रभाव उत्पन्न करते हैं। लिखेंगे, बिटिया और जो कवि जो है सो और उनकी लेखक कवि की जो पत्नी है वह विभिन्न रूपों में कहीं न कहीं पहचान करती हैं। यह हमारे मन पर यह प्रभाव डालता है कि बिटिया जो है वह जितनी उसकी बुद्धि क्षमता है उस आधार पर वह पहचान पाती है जो कहाँ कहाँ पर लोहा है। उसके पश्चात जो लेखक की पत्नी है वह घरेलू कार्यों में जो उसको कहीं न कहीं आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं उसमें वो लोहे की पहचान करवा पाती है। और जो लेखक स्वयं जो हैं वह पुरुषों से संबंधित, पुरुषों की आवश्यकता से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको लोहे के संदर्भ में बता देते। तो अर्थात जो भी पुरुषों की आवश्यकता की जो वस्तुएं होती हैं लोहे से संबंधित उसकी पहचान वो लेखक करवाते हैं। तो ऐसा कह करके कहीं ना कहीं हमारे मन पर यह प्रभाव पड़ा कि जिनकी आवश्यकता के जो भी साधन होते हैं अर्थात जिनका बुद्धि और कौशल जिस रूप में होता है उस प्रकार यह पहचान करवाते हैं। अर्थात इस बात से सिद्ध होता है कि जिस व्यक्ति की जितनी ज्ञान की चक्षु होती है, जितनी आवश्यकताएं होती हैं, वह उस आधार पर उससे संबंधित वस्तुओं का वो विशेष अनुभव रखता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली औरत में कवि द्वारा लोहे की खोज का क्या कारण है। तो लिखेंगे, दबी सताई जो औरत होती है और जो मेहनतकश आदमी होता है उसमें लोहे की पहचान का कारण यह है कि कवि मेहनतकश आदमी और दबी सताई बोझ उठाने वाली जो औरत होती है उसमें लोहे की खोज करने का आशय यह है कि कवि यह बताना चाहते हैं कि केवल वस्तुएं जो होती हैं जो हमारी उपयोग की होती हैं उसमें ही लोहा नहीं पाया जाता है, बल्कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति संघर्ष करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने बेटे के भविष्य का निर्माण करता है, अपनी बिटिया के भविष्य का निर्माण करता है, अथवा जो दबी सताई हुई जो औरत जो होती है जिस पर की प्रताड़ना की जाती है, जिस प्रकार के विभिन्न प्रकार के
अपराध किए जाते हैं, बावजूद इसके वह परिवार के भरण पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं करती है, तो वह औरत भी लोहे के समान मजबूत और संघर्ष का एक अनमोल प्रतीक है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिटिया को पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है, ऐसा क्यों? तो लिखेंगे अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो हमेशा यह प्रयास करते हैं कि वो अपनी बिटिया हो अथवा अपने बेटे हों उनको सिखलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिता जो होते हैं वो हमेशा थोड़े कठोर होते हैं। और वहीं पर माँ के को देखा जाता है ऐसा कि माँ ममता से भरी हुई होती है और माँ के अंदर, माँ के आंचल में अपने संतान के प्रति प्रेम की प्रतिशत जो है वो कदापि कम नहीं होती है। तो माँ किसी भी बात को लेकर के अपनी बिटिया को, अपनी संतान जो होती है उसको समझाने का प्रयास करती है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि पिता सिखलाते हैं तो माँ समझाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कवि लोहे की पहचान किस रूप में कराते हैं, यही पहचान उनकी पत्नी किस रूप में कराते हैं? तो लिखेंगे कवि लोहे की पहचान कराते हुए कहते हैं कि लोहा जो है सो लोहे की पहचान कराते हुए कहते हैं कि कुदाल में है ना, जो खुरपी है उसमें, चाकू में है ना, इन चीज़ों में लोहे की उपस्थिति है। वहीं पर उसी प्रकार उनकी पत्नी कहती हैं कि पानी के बाल्टी में, कुएं की जो घिरनी वाला जो लोहा वाला जो लगा रहता है उसमें, इन चीज़ों में लोहे की उपस्थिति है। अर्थात दोनों जहाँ पर जिनकी आवश्यकता की जितने भी जो साधन होते हैं उस आधार पर कवि की जो आवश्यकता की जो चीज़ें होती हैं वो उस आधार पर कवि अपना बताते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। वहीं पर पत्नी की आवश्यकता की जो दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो बताती हैं कि लोहा कहाँ कहाँ पर है। तो इस प्रकार इस पाठ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को आपके बीच में रखा गया। आप लोग मन से पढ़िए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। यही मंगल प्रार्थना आप सबके लिए हर दिन है और हर दिन रहेगा भी। धन्यवाद।